कल हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ ऊपर से। कल हमने एक टेबल में पढ़ा था, ये जो मुगल एम्परर हैं, मुगल सम्राट हैं, इनके बारे में, बाबर के बारे में हमने पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ा, फिर अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया। शाहजहां का बेटा था ये औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, शाहजहां को, शाहजहां ने जिसने ताजमहल बनवाया, तो शाहजहां क्या है, ताजमहल बनवाया इसने अपनी उसके लिए, वाइफ के लिए, बेगम बोलते थे वाइफ को ये लोग। तो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, व्हाइट कलर का ताजमहल आगरा के अंदर, ठीक है, सफेद पत्थर, संगमरमर के पत्थर जो होते हैं, सफेद पत्थरों से बनवाया था। तो ऐसे ही ये एक और ताजमहल बना रहा था, ब्लैक कलर का ताजमहल, वो इसके सामने ममता, जो मुमताज का महल था ना, मुमताज जो वाइफ थी ना, उनकी याद में बनाया था इन्होंने, शाहजहां ने। तो ये खुद के लिए भी, मतलब कि मैं भी, मेरे लिए, मेरी डेथ हो जाए तो उसके बाद मैं बनाऊंगा, या उससे पहले जो भी इसने सोच रखा था कि मैं एक और बनाऊंगा महल इसके इसके सामने। तो औरंगजेब ने सोचा ये तो पैसों को इसी तरीके से बर्बाद कर देगा ये सब। तो इसने शाहजहां को क्या है, जेल में डाल दिया था। देखो, इसने अपने पिताजी को ही, बहुत बेकार किस्म का इंसान है जिसने ऐसा किया। तो इसने, शाहजहां वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, आगरा के अंदर ही, आगरा में ही ताजमहल बनवाया ना इसने, आगरा में ताजमहल बनवाया था ना इसने। तो आगरा में ही इसको जेल के अंदर डाल दिया गया था शाहजहां को। अब हम पढ़ेंगे आज औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब 1658 से 1707 तक इसने रूल किया। 58 तक इसने किया था शाहजहां ने, फिर ये आ गया उसके बाद, उसका बेटा आ गया औरंगजेब। देखो यहाँ 27 तक जहांगीर, फिर ये शाहजहां आ गया। औरंगजेब ने अब क्या किया, ये शायद लास्ट है, हाँ ये लास्ट है। In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663. नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये होता है सौरभ, ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इसके, ये इनकी बातें करी जा रही है, यहाँ पे जो भी आएगा इन दोनों के बीच में जो भी आएंगे वो सब नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगे। अपन जिस साइड है ना अपना, वो ओपोजिट, हाँ, ओपोजिट साइड। साइड ये जहाँ पे ना, उसके ओपोजिट, ओपोजिट मतलब उसके सामने, ओपोजिट साइड उसके। करेक्ट, राइट, ठीक है। तो इधर यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या हुआ, तो इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663। अहोम्स को हरा दिया गया, औरंगजेब ने हरा दिया अहोम्स को 1663 के अंदर। डिफीट मतलब हरा देना। बट रिबेल्ड अगेन इन द 1680s। अहोम्स को हरा दिया गया, लेकिन उन्होंने वापस से रिबेल कर दिया, उन्होंने वापस से विद्रोह कर दिया 1680 के अंदर। Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. तो जो कैंपेन किए गए थे, कैंपेन मतलब वही प्लानिंग करना और फिर वहां पे अटैक कर देना, कैंपेन का मतलब वही वही है। कैंपेन चलाना मतलब अपनी आर्मी को वहां भेजना, ठीक है, प्लान करना पहले, फिर आर्मी को भेजना, फिर उस जगह को कैप्चर कर लेना। तो उसके लिए यूज किए गए। तो कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजई और सिख, यूसुफजई और सिख, सिख के अगेंस्ट में, अगेंस्ट मतलब उनके विरुद्ध में, उनके अगेंस्ट में ये कैंपेन किए गए और वो सक्सेसफुल रहे। टेम्पररली सक्सेसफुल मतलब कुछ समय के लिए सक्सेसफुल रहे, फिर वापस इन्होंने कब्जा कर लिया होगा, तो टेम्पररली इसलिए बोला जाता है। परमानेंट होते कि हमेशा के लिए कब्जा कर लिया, टेम्पररली मतलब कुछ समय के लिए। जैसे टेम्पररी टीचर आता है ना स्कूल में पढ़ाने के लिए, टेम्पररी बेसिस पे आया जैसे, कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो आ जाता है ऐसे ही। तो आ जाते हैं, राइट। या फिर कोई टीचर को तबीयत खराब है, वो मेडिकल लीव पे गया है 1-2 महीने के लिए, तो टेम्परेरी टीचर आ जाता है, ऐसे मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो कैंपेन सक्सेसफुल रहा। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। इंटरवेंशन, इंटरवीन करना मतलब किसी को, किसी के बीच में वो करना,
इंटरवीन, किसी को एक दखल अंदाजी करना, उसको इंटरवीन बोलते हैं। इसको यहाँ से भी लिख लो। जैसे देखो, टोकना मतलब दखल अंदाजी क्या है? टू इंटरप्ट समबडी हु इज स्पीकिंग इन ऑर्डर टू से समथिंग। किसी को इंटरप्ट करना, किसी को रोकना, वो कुछ कह रहा है तो उसको रोकना। अपनी बात कहने के लिए वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं, स्पीकर को। वक्ता की बात में बाधा पहुंचाना, टोकना, ठीक है। टू इंटरप्ट समबडी, तो इंटरवीन भी यही होता है। टू एक्ट इन अ वे दैट प्रिवेंट्स समथिंग हैपनिंग और इन्फ्लुएंसेस द रिजल्ट ऑफ समथिंग। मतलब कुछ होने से किसी को रोक देना, कोई वो काम कर रहा है उसको इंटरवीन करना, उसको रोकना उस काम को करने से, या फिर उसको इन्फ्लुएंस करना कि उसका रिजल्ट कुछ और हो जाए। मतलब ऐसा काम करना कि कोई बात होने न पाए या उसका परिणाम प्रभावित हो। बीच बचाव करना मतलब बीच में घुस जाना, कि वो जो कर रहा है उसको करने नहीं देना। शी वुड हैव डाइड इफ द नेबर्स हैड नॉट इंटरवीन्ड। वो मर गई होती अगर जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया होता, मतलब वो बीच बचाव नहीं किया होता, वो बीच में नहीं आए होते तो वो अभी तक मर चुकी होती। इंटरवीन मतलब टोकना, किसी को रोकना, कुछ करने ना देना, ठीक है। टू एक्ट इन अ वे दैट प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, ऐसे एक्ट करना है कि किसी काम को हो। तो क्या था? मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड, सक्सेशन का भी लिख लो एक और यहाँ से। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार होता है। जैसे एक तो ये भी होता है, और भी जो है ये बताऊंगी। सक्सेशन का मतलब ये तो मैंने बता ही दिया था। उत्तराधिकार मतलब सक्सेशन, जैसे फादर है तो फादर का बेटा, तो जो बेटा होगा ना, जैसे अपने पिताजी हैं तो पिताजी की जो भी लड़का होगा वो उनका सक्सेशन हो गया एक तरह से। जैसे कि a number of people or things that follow each other in time or order, a series, समय या क्रम की दृष्टि से सिलसिलेवार व्यक्ति या वस्तु, अनुक्रम, a succession of event, problem, visitor। सक्सेशन मतलब वही होता है, सीरीज ऑफ समथिंग, जैसे कि पहले दादाजी, फिर पिताजी, फिर ये बेटा, ऐसे। तो द राइट टू हैव एन इम्पोर्टेंट पोजिशन आफ्टर समबडी एल्स, सक्सेशन मतलब वही कि पिताजी के बाद कौन कौन वो राजगद्दी पे बैठेगा, जो थ्रोन है उस पे कौन बैठेगा, तो अपना सेकंड वाला है। द राइट टू हैव एन इम्पोर्टेंट पोजीशन आफ्टर समबडी एल्स मतलब किसी और के बाद उस कौन उस पोजीशन पे बैठेगा, इसका अधिकार है। किसी के बाद महत्वपूर्ण पद पर अधिकार, कि पिताजी के बाद किसका अधिकार होगा, या उत्तराधिकार, तो अपना ये वाला है सेकंड वाला सक्सेशन। तो मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। तो क्या हुआ? मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन, सक्सेशन मतलब अभी मतलब कौन उस पे बैठेगा, मतलब जो थ्रोन है, गद्दी है, उस पे कौन बैठेगा। तो मुगल ने इंटरवीन कर दिया था, मतलब वो आपस में वो कर रहे थे कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। एक तो ये इनमें मतलब ये चल रहा था इनके बीच में, मुगल्स के बीच में तो। और राठौड़ ने पॉलिटिक्स कर दी थी अपनी, इंटरनल पॉलिटिक्स। राठौड़ जो राजपूत थे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कर दी थी, तो विरोध हो गया था एक तरह से मेवाड़ मारवाड़ के अंदर। राठौड़ राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन, तो रिबेल हो गया था मतलब विद्रोह हो गया था। तो कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टन शिवाजी, शिवाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के बारे में बहुत पढ़ोगे। इनके वो भी बनी है, इनके ऊपर भी सीरियल बना है शिवाजी पे। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टन शिवाजी, ये मराठा थे। मराठा चीफ्टन मतलब वही मुखिया, सरदार। तो मराठा वो सरदार थे शिवाजी, वर इनिशियली सक्सेसफुल। तो इनके अगेंस्ट जो कैंपेन किया गया था, इनके अगेंस्ट में जो कैंपेन था वो इनिशियली शुरुआत में तो वो सक्सेसफुल रहा। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को इंसल्ट किया क्योंकि वो आगरा से भाग गए थे। तो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल। और वो क्या है, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर लिया था शिवाजी ने, कि मैं मतलब इंडिपेंडेंट किंग हूँ, भाग गए थे वो आगरा से। और रिज्यूम करना मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज को। जैसे क्लासेस विल रिज्यूम फ्रॉम जनवरी या अप्रैल, मतलब क्लासेस
वापस से स्टार्ट होंगी, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, इस तरह से। रिज्यूम मतलब किसी चीज का वापस से का स्टार्ट होना, यहाँ से भी लिख लो चलो। वो पुनः आरंभ होना, जैसे स्कूल्स, जैसे अभी बंद थी ना कोविड के टाइम, तो स्कूल वापस से स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए लिख सकते हैं इंग्लिश में कि स्कूल्स विल रिज्यूम फ्रॉम जनवरी, ऐसे। टू बिगिन अगेन और कंटिन्यू आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन, रुकावट या कोई इंटरप्शन, कोई बाधा की वजह से जो बंद हो चुकी चीज, वो वापस से बिगिन हो जाना, उसका बिगिन मतलब उसका चालू हो जाना। रिज्यूम, रिज्यूम्ड, रिज्यूम्ड, ये तीन इसकी फॉर्म है। बिगिन मतलब आरंभ होना, बिगैन, बिगन, BEGAN सेकेंड फॉर्म, UN लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म। पुनः आरंभ होना या करना, जारी रहना या रखना, विराम या बाधा के बाद, कोई विराम या बाधा के बाद कोई चीज को वापस से आरंभ करना। जैसे नॉर्मल सर्विस विल रिज्यूम एज सून एज पॉसिबल, जो नॉर्मल सर्विसेज हैं वो जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको ये ध्यान रखना है, टू बिगिन अगेन और कंटिन्यू, किसी चीज का वापस से स्टार्ट होना, कोई पॉज या फिर कोई इंटरप्शन के बाद। तो इसमें यहाँ से वापस समझा देती हूँ, देखो। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल, जो शिवाजी के अगेंस्ट जो कैंपेन किए गए थे वो इनिशियली शुरुआत में सक्सेसफुल रहे, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। तो जो औरंगजेब था, इसने शिवाजी को इंसल्ट किया क्योंकि यह आगरा से भाग गया था। एस्केप्ड हो जाना मतलब वहां से निकल के भाग जाना, और उसने खुद को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था। एंड रिज्यूम, और उसने अपना मतलब कैंपेन चलाए मुगल्स के अगेंस्ट, कि मुगल्स के अगेंस्ट उसने मतलब मुगल्स को हराना है, तो वो कैंपेन उसने चालू रखे। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास। अब जो प्रिंस था, जो राजकुमार अकबर था, उसने औरंगजेब के खिलाफ ही विरोध किया, और उसने सपोर्ट मिला उसको किसका, मराठास का। जो शिवाजी थे ना, ये भी मराठा थे, तो शिवाजी मतलब मराठा लोगों का सपोर्ट मिला। एंड द डेक्कन सल्तनत का भी सपोर्ट मिला। ही फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान, और वो फाइनली, जो अकबर था, ये फाइनली कहाँ भाग गया, सफाविद ईरान में, मतलब वहां चला गया। फिर क्या हुआ आगे देखो इसमें, इनका पूरा शायद नीचे आएगा इनके बारे में, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यहाँ पे आएगा, यहाँ सारे वापस आएंगे। ये तो सिर्फ एक वो दे रखा है टेबल में, या अभी नहीं आएगा तो हायर क्लास में तो आ ही जाएगा पूरा। तो देखो, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। जब अकबर ने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो अकबर के विद्रोह के बाद, आफ्टर मतलब उसके बाद, औरंगजेब ने क्या करा, आर्मीज सेंड करी। सैंड, सेंट, सेंट, ठीक है। सैंड का अभी अपने इसमें भी रिज्यूम रिकॉर्डिंग आ रहा था, तुमने देखा हो तो यहाँ पे, यहाँ पॉज की जगह आ रहा था। पॉज का मतलब होता है रोक देना किसी भी चीज को, पॉज कर देना थोड़ी देर के लिए। जैसे अपन मूवी देखते रहते हैं तो अपन कहते हैं ना कि, हाँ, अपन बोलते हैं ना कि इसको पॉज कर दो, मैं ना एक बार पानी पी के आ जाता हूँ, पॉज कर दो इसको तो 2 मिनट के लिए। पॉज कर देना मतलब कोई थोड़ा। गेम डाउनलोड करते हैं ना ऐप, तब उस पे ना वो वापस टैप कर देते हैं तो पॉज आ जाता है। हाँ, पॉज मतलब थोड़ी देर के लिए रोक देना किसी चीज को, तो पॉज, ठीक है। और रिज्यूम का मतलब उसको वापस स्टार्ट करना। अभी देखो, वो तुम चले गए थे, तुम्हारे यहाँ से हट गया था, तो मैंने इसको पॉज किया था, यहाँ से पॉज रिकॉर्डिंग कर दिया था, ठीक है। फिर तुम वापस, तुम्हारा ज्वाइन हो गया, तो यहाँ लिखा आ रहा था रिज्यूम रिकॉर्डिंग, पॉज की जगह लिखा आ रहा था रिज्यूम। रिज्यूम मतलब वापस स्टार्ट करनी है क्या, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, हाँ वापस स्टार्ट करनी है। तो ये यहाँ पर रिज्यूम पड़ा है। रिज्यूम मतलब किसी चीज को दोबारा से मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ फिर, तो देखो, अकबर को इनका सपोर्ट मिल गया था, एक तो किनका, मराठास का, और ये डेक्कन सल्तनत, जहाँ पे ये जो डेक्कन सल्तनत थी यहाँ का। तो इसने क्या करा, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट, तो अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने आर्मीज भेजी। कहाँ पे भेजी, और यहाँ फ्लैड, ये कल ही अपन ने पढ़ा था ना, फ्ली, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड। फ्ली का मतलब भाग जाना,
भागना होता है, फ्ली का मतलब जैसे चोर चोरी करके भाग जाता है, तो पास्ट में हम लिखते हैं फ्लैड, फ्ली फ्लैड फ्लैड। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अकबर ने जब विद्रोह कर दिया तो उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। तो डेक्कन सल्तनत जिन्होंने सपोर्ट किया था अकबर का, तो उनके अगेंस्ट में आर्मी भेज दी कि ये ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, चलो इनको ही मतलब कब्जा करते हैं इनके ऊपर ही, ये लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना अकबर का। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड, एनेक्स मतलब उसको कंट्रोल कर लेना, बीजापुर जो जगह थी उसको कंट्रोल कर लिया गया, मतलब कैप्चर कर लिया गया। वॉज एनेक्स्ड इन 1685, 1685 में बीजापुर पे कंट्रोल कर लिया गया। एंड गोलकोंडा इन 1687 में गोलकोंडा को भी इसने औरंगजेब ने अपने कब्जे में कर लिया। From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas. 1698 से औरंगजेब खुद पर्सनली वो कैंपेन्स को मैनेज करने लगा, मतलब वो खुद ही जाने लगा मिलिट्री आर्मी के साथ में, खुद जाने लगा, ठीक है, डेक्कन मराठास के अगेंस्ट में, अगेंस्ट मतलब इनके विरोध में, मतलब इनके विरुद्ध। तो मराठास को हराने के लिए खुद ही जाने लगा। हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर, तो इसने क्या, अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर, जिन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था ना, तो इनके अगेंस्ट ये खुद ही जाने लगा फिर ये। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट और सतनामीज। औरंगजेब ने रिबेलियन फेस किया, विद्रोह फेस किया नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया में भी इसने रिबेलियन फेस किया, सिख के द्वारा, जाट के द्वारा। यहाँ ऊपर जैसे पंजाब है ना, यहाँ पे तो सिख, सिख लोग, और जाट हरियाणा भी है तो जाट। तो यहाँ नॉर्थ में किस किसने विद्रोह कर दिया औरंगजेब का, कि हम हमारी जमीन पे कब्जा मत करो, इस तरह से विद्रोह कर देना। तो कहाँ गए, फेस रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिक्स, सिक्स ने विद्रोह किया, जाट लोगों ने, सतनामीज ने, ठीक है, ये सतनामीज भी सिख जैसा ही कुछ होते हैं। तो इन द नॉर्थ ईस्ट, अब ईस्ट के अंदर ऑफ द अहोम्स एंड इन डेक्कन ऑफ द मराठास, नॉर्थ ईस्ट में अहोम लोगों ने रिबेल किया था, डेक्कन में मराठास ने रिबेल किया था। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट हिज सन, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ था, जो उसके सन थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद चला सक्सेशन के लिए, कि कौन उस इसका राइट है इस पे बैठने का, गद्दी पे कौन बैठेगा। तो उसके जो सन्स थे, अमंगेस्ट मतलब उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद होना, मतलब लड़ाई झगड़ा करना एक तरह से, और कौन बैठ गद्दी पे उसके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करना, कॉन्फ्लिक्ट सब अपन ने। बाबर का बेटा आया हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा आया अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, का बेटा शाहजहां का बेटा। मेन रूलर्स थे मुगल्स के, इनके बारे में बता दिया। मैप 1, मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब, अकबर और औरंगजेब के अंडर में जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, यहाँ यहाँ ये लोग गए थे मिलिट्री लेके। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मुगल मैरिज विद द राजपूत, ठीक है, अपन ये पढ़ेंगे अभी। अकबर का इसने दिया था क्या, औरंगजेब का दिया, अकबर का नहीं दिया ना इसने, शाहजहां, औरंगजेब के बाद फिर अकबर का ये रहा ना, है ना, ये क्या लिखा था इसने, हम्म, ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे अब। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन मतलब वही, जैसे दादा फिर बेटा, मतलब उत्तराधिकारी जो होते हैं उन्हीं के लिए सक्सेशन यूज किया जाता है। ट्रेडिशन मतलब होती है परंपराएं, जो अपने पुराने टाइम से जो भी अपनी चीजें चली आ रही है उनको हम ट्रेडिशन बोलते हैं। जैसे जैसे कपड़े पहनते थे पहले, धोती कुर्ता पहनते थे, तो ट्रेडिशन होते हैं सब कुछ। गीत मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग्स कौन से होंगे, ट्रेडिशनल सॉन्ग अपने जो पुराने, जो अपने जो पूर्वज गाते थे गाने, वो सब ट्रेडिशनल सॉन्ग। जो पूर्वज कपड़े पहनते थे वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। ट्रेडिशनल फूड अपना, जैसे दही छाछ और वो लड्डू और ये सब क्या होते हैं, चूरमा, ठीक है, ये सब ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो आपके पूर्वज जो करते आए हैं उन्हीं चीजों को बोलते हैं ट्रेडिशन। तो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन,
तो जो मुगल्स का क्या ट्रेडिशन था इस सक्सेशन में, मतलब ये उत्तराधिकारी फिर उसका बेटा ऐसे होता था ना, हर सब में ऐसे होता था। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर। एक तो इसका मीनिंग यहाँ से, प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इन अ फैमिली। प्राइमोजेनिचर का मतलब जो पहला बच्चा होगा, तो इनके यहाँ पहला होगा वही राजगद्दी पे बैठ जाएगा, ऐसे ही लिखा था ना, नॉट बिलीव। हाँ, तो प्राइमोजेनिचर मतलब, प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इन अ फैमिली। प्रथम बच्चे के रूप में परिवार में जन्म लेना, ज्येष्ठता मतलब सबसे बड़ा। जैसे कहीं कहीं होता है ना, राजा होता है तो उसका जो सबसे पहला पुत्र होगा वो मतलब राजा बनेगा। कहीं कहीं ऐसा भी होते हैं रूल्स, है ना। और कहीं कहीं ऐसे रूल्स होते हैं कि जो चारों में से जो सबसे मतलब बढ़िया होगा, जो तो राजा उसी को मतलब जो तत्वर होगा, हाँ, और इंटेलिजेंट होगा हर चीज में, मतलब अ, ऊपर होगा तो उसको बनाया जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं जो फर्स्ट बच्चा होता है वो उसको बना दिया जाता है। तो द सिस्टम, जैसे राम जी थे, दशरथ के भी 4 पुत्र थे ना, तो जो राम जी थे तो उनको बना दिया गया था ना राजा, राम जी को। वो बड़े भी थे लेकिन वो सक्षम भी थे हर किसी चीज में, मतलब वो ज्यादा कैपेबल थे। The system in which only the eldest child, especially the eldest son, receive all the property when their father dies. तो प्रिमोजेनिचर क्या होता है? प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है, जब फादर की डेथ हो जाएगी, जो सबसे बड़ा है, मतलब लड़का, लड़कियां तो सब चली जाती हैं, तो जो सबसे बड़ा जो लड़का होगा वो, उसको फादर की सारी प्रॉपर्टी और फादर के पैसे और गद्दी, राजगद्दी सब कुछ उसको मिलेगा। ये प्राइमोजेनिचर का मतलब ये होता है। देखो, द सिस्टम इन विच ओनली द एल्डेस्ट चाइल्ड, स्पेशली द एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीव ऑल द प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी उसको मिलती है व्हेन देयर फादर डाइज, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। तो ये प्राइमोजेनिचर के रूल में बिलीव नहीं करते थे कि सबसे बड़े बच्चे को ही सब कुछ दे दो, राजगद्दी दे दो, नहीं। ये किसमें बिलीव करते थे? वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। मतलब ये प्राइमोजेनिचर का मतलब ही बता रखा है यहाँ पे कि इसमें क्या होता था प्राइमोजेनिचर में, कि जेनिचर में क्या होता था, एल्डेस्ट सन जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको इनहेरिट मतलब उसको फादर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती थी। ई स्टेट मतलब वही होता है जो जमीनों के लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर्टी। लिख भी लो यार। स्टेट मतलब अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन द कंट्री साइड दैट इज ओन्ड बाय वन पर्सन और फैमिली, मतलब एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, उसी के लिए यूज होता है। एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली देहात में स्थिति भू संपत्ति, भू मतलब जमीन, जमीन को बोलते हैं लैंड को, भू संपत्ति या जागीर, जागीर भी बोलते हैं ना, जैसे लोकल लैंग्वेज में लोग जैसे बोलते हैं मेरे पास अपनी जागीर है। ही ओन्स अ लार्ज ई स्टेट इन हरियाणा, हरियाणा में ओन्स करना मतलब एक तरह से मतलब मेरा है वो, आई जैसे आई ओन्स अ हाउस, है ना, आई ओन्स अ कार, ऐसे, ठीक है। तो ही ओन्स अ मतलब ओनर बनाए ना। ओनर मतलब एक तरह से अधिकार होना उस चीज पे, ओन्स मतलब अधिकार। ही ओन्स अ लार्ज ई स्टेट इन हरियाणा, हरियाणा में बहुत लार्ज ई स्टेट है, मतलब लार्ज जमीन है, ठीक है। तो ई स्टेट मतलब भूमि के लिए बोला जाता है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज ऑफ द सेम टाइप ऑन इट। तो ऐसा भू क्षेत्र जहाँ एक ही प्रकार के बहुत से मकान या कारखाने, और जैसे ये जो हाउसिंग बोर्ड के जो घर होते हैं सारे एक जैसे होते हैं, सारे घर एक जैसे बनावट होती है, सरकार जो बना के देती है, जो घर सरकार बना के देती है, तो उसको भी ई स्टेट कह सकते हो। या फिर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, उसको भी आप ई स्टेट कह सकते हो, मतलब जमीन एक तरह से। इंडस्ट्रियल ई स्टेट जहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती है, वेयर देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियल ई स्टेट बोलेंगे। जहाँ पे बहुत सारी, जिस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, बहुत इंडस्ट्रीज होंगी, तो हम उसको कह देंगे ये इंडस्ट्रियल ई स्टेट है ये, ठीक है। हाउसिंग ई स्टेट, जहाँ पे बहुत सारे घर बना रखे हैं सरकार ने, तो ये हाउसिंग ई स्टेट है, ऐसे।
भूखंड, all the money and property that somebody leaves when he or she die. तो ई स्टेट मतलब संपत्ति भी हो गया, धन या संपत्ति। तो अपने वाले में तो वैसे यही है मीनिंग कि ऑल द मनी एंड प्रॉपर्टी दैट समबडी लीव्स व्हेन ही शी डाई, जब वो मर जाता है तो जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। तो अपने में तो यहाँ है कि फादर का ई स्टेट, फादर का ई स्टेट मतलब फादर की जो संपत्ति है वो किसको मिलेगी, बड़े सन को। ये प्राइमो जेनेचर का रूल ये था। बट ये मुगल्स जो थे, मुस्लिम्स थे, ये इसमें बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे कि सबसे बड़े बेटे को ही मिल जाए, चाहे वो डफरी हो एकदम। तो ये ऐसा मतलब बिलीव नहीं करते थे। ये क्या बिलीव करते थे वो पढ़ते हैं। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉपर कॉपर सैनरी इनहेरिटेंस। तो ये वो होगी इसमें, इसका भी लिख लो मीनिंग। कॉपर सैनरी, कॉपार्सनरी मतलब कोपार्सनरी मतलब जॉइंट एयरशिप, द स्टेटस ऑफ अ कोपार्सनर। कोपार्सनर का देख लेता हूँ। Copartner का मतलब होता है a person who shares equally with others in the inheritance of an undivided estate or in the rights to it। तो क्या होता है कोपार्टनर, वैसे सही होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सारे भाई है ना, सब में बराबर बट जाएगा, मतलब सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे जो अब ऐसा ही होता है ना कि जैसे पिताजी हैं तो उनके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों में इक्वली बट जाती है प्रॉपर्टी। तो देखो अ पर्सन शेयर्स इक्वली विद अदर्स, वो इंसान जो इक्वली शेयर कर ले अपने भाइयों के साथ में भी, इन द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद है, उसको सब में बराबर इक्वली शेयर कर लेना। ऑफ एन अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड स्टेट मतलब जो पिताजी हैं वो डिवाइड ही नहीं करके गए कि किसको कितना क्या मिलेगा, तो वो कुछ डिवाइड नहीं करके गए, तो जो भी प्रॉपर्टी वो चारों में बराबर बट जाएगी। तो ये होता है कोपार्सनरी, ठीक है। कॉपार्सनरी इनहेरिटेंस बोला जाता है इसको। तो ये लोग क्या फॉलो करते थे, इंस्टेड मतलब के बजाय, मतलब इसके बजाय, प्राइमोजेनिचर के बजाय ये लोग क्या फॉलो करते थे, फॉलो करना मतलब उसको, मतलब वो उस चीज को, जैसे इस किसी को फॉलो करना मीन्स उस वही काम अपन भी करें, उसकी देखा देख। तो इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम, जो इनका तिमूर था, इसने ये कस्टम चलाया होगा, रिवाज चलाया होगा कि मतलब जो प्रॉपर्टी है वो जो सारे बच्चों में बराबर बट जाएगी। तो तिमूर का रिवाज हो गया एक तरह से। तो इसके को फॉलो करते थे, तिमूर कस्टम को फॉलो करते थे। ऑफ कॉपर सैनरी इनहेरिटेंस मतलब बराबर बट जाएगी चारों, या जितने भी लड़के हैं सब लड़कों में बराबर बट जाएगी। और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन, मतलब वही है, सारे बच्चों में, सारे सन्स में, बेटों के अंदर जो इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है, उसका डिवीजन हो जाए, इक्वली हो जाए, मतलब इक्वली या कैसे भी उनके बीच में डिवाइड हो जाए। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1। टेबल 1 में अपन ने हाईलाइटेड पैसेज मतलब थोड़ा थोड़ा बता रखा है ना, हाईलाइट मतलब थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो बता देना किसी चीज के बारे में। तो हाईलाइटेड पैसेजेस अपन ने देखे यहाँ पे ऊपर। पैसेज मतलब वही होते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एक तरह से ये एक पैसेज हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये अपन हाईलाइट ऊपर देख चुके हैं। एंड नोट द एविडेंस फॉर रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। तो एविडेंस, रिबेलियन किया है ना मुगल के प्रिंसेस ने, कि विद्रोह किया कि मुझे सीट मिलेगी, मैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इससे तो बढ़िया ये है कि भाई सबको बराबर बांट दो, ताकि कोई भी रिबेल ना करे, कोई भी विद्रोह ना करे। अगर एक बच्चे को दे देंगे, बड़े वाले को दे देंगे सारी प्रॉपर्टी, तो बाकी के 2 या 3 जो भी बेटे हैं, और तो वो तो सारी जिंदगी भर उसके दुश्मन बन गए ना एक तरह से। भाई 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 में लड़ाई हो गई। तो पिताजी को क्या करना चाहिए, सबको बराबर ही बांट के देनी चाहिए जमीन। तो
यहाँ यही बता रखा है कि आपने एविडेंस मतलब होते हैं सबूत, कि आपने रिबेल देख ही लिया होगा ऊपर, मुगल जो प्रिंसेस हैं वो कैसे रिबेल कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, अपने पिताजी का ही विद्रोह कर रहे हैं, वो भाई का ही विद्रोह कर रहे हैं। विच डू यू इज अ फेयरर, आप क्या सोचते हो कौन सा फेयरर है? फेयरर का मतलब कौन सा न्याय, फेयरर मतलब सही करना कोई चीज, फेयर मतलब अच्छे से फेयरली गेम खेलो, अगर गेम खेलना है तो फेयरली खेलो, ऐसे मतलब चीटिंग मत करो। फेयर का मतलब होता है सही तरीके से उसको खेलना। विच डू यू थिंक इज अ फेयरर, आपको क्या लगता है कि कौन सा मतलब बढ़िया है? डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस मतलब प्राइमोजेनिचर अच्छा है या फिर कॉपर कॉपर सैनरी अच्छा है? तो ये दूसरे वाला अच्छा है, कॉपर सैनरी ये अच्छा है। प्राइमोजेनिचर में तो सबसे बड़े बेटे को मिल जाएगा, तो बड़े बेटे को मिल जाएगा तो फिर वो तीनों जो बच्चे हैं, तीनों जो भाई हैं वो लड़ेंगे उससे बड़े वाले से, वो जीने नहीं देंगे फिर वो। तो कॉपर सिनेरी अच्छा है मेथड, तो इसमें आ सकता है। तो अब सौरभ ये इसको ध्यान रखना, दोनों मेथड के बारे में पूछ सकते हैं कि जो दोनों जो रूल्स हैं इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इस कॉपर सिनेरी मतलब इक्वली डिवाइड कर देना प्रॉपर्टी को, प्राइमोजेनिचर का मतलब सबसे बड़े बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे देना। अब ये मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगल्स के रिलेशंस, रिलेशन मतलब संबंध, जो अदर रूलर्स थे, जो दूसरे जो शासक थे उनके साथ, जो मुगल्स थे जो मुस्लिम थे इनके कैसे संबंध थे, जैसे राजपूत थे और जो बाकी जो भी थे रूलर शासक थे उनके साथ में किस तरह के संबंध थे, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मुगल मैरिजेस विद द राजपूत। अब जो मुगल्स थे राजपूत के साथ में मैरिजेस का एक बड़ा उदाहरण वो भी है अकबर की, और उसकी शादी हुई थी ना राजपूत की जो रानी थी, जिन पे मूवी बनी है, रानी का नाम मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हाँ अंबर की, अंबर पैलेस की थी वो, आमेर की मतलब रानी। तो मुगल मैरिजेस विद राजपूत, तो जो मुगल्स थे वो राजपूत के साथ में मतलब शादियां भी स्टार्ट हो गई थी इनकी। जैसे कि द मदर ऑफ, जैसे अकबर और वो एक राजपूत जो रानी है उसकी कहानी तो दिखाई है मूवी के अंदर, अकबर की जो मूवी है। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछावा कछवाहा प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजपूत। जहांगीर की जो मम्मी थी, जहांगीर जो राजा था उसकी जो मदर थी वो कछवाहा प्रिंसेस थी, मतलब वो राजपूत की डॉटर थी, डॉटर ऑफ अ राजपूत रूलर ऑफ अंबर। अंबर मतलब अंबर जो पैलेस अपना जयपुर के अंदर, मॉडर्न डे जयपुर। तो यहाँ अंबर की राजपूत रूलर की डॉटर थी, किसकी मदर? जहांगीर की मदर। द मदर ऑफ शाहजहां, शाहजहां की मदर, देखो सबने राजपूतों से शादी कर रखी थी, मतलब इनके बस दो चार रानियां, ज्यादा रानियां हुआ करती थी, इनके एक ही नहीं रहती थी। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौड़ प्रिंसेस। शाहजहां की जो मम्मी थी, जो मदर थी, वो राठौड़ प्रिंसेस थी। इसकी डॉटर थी, और डॉटर डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर। पहले मारवाड़ के नाम से बोलते थे, अभी तो अपन जोधपुर बोलते हैं। तो जोधपुर की राजपूत राजा की बेटी थी, वो प्रिंसेस थी, मतलब प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। ठीक है, तो शाहजहां की मदर भी राजपूत थी और इसकी जहांगीर की मदर भी राजपूत थी, देखो दोनों की राजपूत थी, मतलब ये शादियां भी कर लेते थे राजपूतों में। अकबर की वाइफ भी तो राजपूत थी। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, अब दूसरे रूलर्स के साथ में उनके रिलेशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। टेक अ लुक एट टेबल वन वंस अगेन, टेबल वन को आप एक और बार वापस देखो जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मुगल रूलर है, मुगल जो शासक हैं, राजा हैं, वो कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर निरंतर वो कैंपेन करते जा रहे हैं, किसके खिलाफ? अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ। किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? रूलर्स हु रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना कर देना किसी चीज के लिए। मम्मी कह रही है मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो अब वो तुम रिफ्यूज कर दो, नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब रिफ्यूज कर देना किसी चीज के लिए, मना कर देना एक तरह से। मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर, तो मुगल रूलर
मतलब कॉन्स्टेंटली कैंपेन करते थे किसके अगेंस्ट में, उन रूलर्स के अगेंस्ट में जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज मतलब मना कर देना। तो स्वीकार करने से मना कर देते थे, अथॉरिटी मतलब अधिकार, मतलब हमारे अंडर में रहो तुम, तो वो मना कर देते हम तो राजपूत है, हम किसी के अंडर में नहीं रहते, हम तो युद्ध ही कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो जो भी रूलर्स उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिफ्यूज करते थे, उनकी अथॉरिटी को मानने से रिफ्यूज कर देते थे, मना कर देते थे, तो उनके अगेंस्ट में जो मुगल रूलर है वो कैंपेन चलाते थे कॉन्स्टेंटली। But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. तो जैसे मुगल क्या थे, पावरफुल हो गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो अदर रूलर्स थे, जो बाकी के जो रूलर्स थे, राजपूत या जो भी अदर कास्ट, जो भी रूलर्स थे, वो सब ज्वाइंट हो गए थे वॉलंटरली। मतलब होता है इच्छा अनुसार, मतलब खुद की इच्छा से कि ठीक है हम भी ज्वाइन हो जाते हैं साथ में, हमें लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, हम मिल जाते हैं। वॉलंटरी का यहाँ से लिख भी लो, इसका मतलब होता है खुद की इच्छा से कोई काम करते हैं, उसको वॉलंटरी बोलते हैं। ऑफ वंस ओन फ्री विल, विल मतलब इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब खुद की। शी लेफ्ट द जॉब वॉलंटरली, वॉलंटरली। तो शी लेफ्ट द जॉब वॉलंटरली, वॉलंटरली मीन्स खुद की इच्छा से उसने जॉब छोड़ी है। शी वॉजंट सैक्ड मतलब उसे निकाला नहीं गया, वो खुद की इच्छा से उसने जॉब छोड़ दी। ऑफ वंस ओन फ्री विल, विल मतलब इच्छा, फ्री मतलब खुद की, ओन मतलब खुद की, तो खुद की इच्छा से कोई चीज करना। He voluntarily attended a police station. will हाँ, will विल, विल मतलब इच्छा, वॉलंटरली। तो वॉलंटरली मतलब ज्वाइन हो गए जो बाकी के अदर रूलर्स थे ना। मूवी में भी तुमने देखा होगा अकबर की, अगर तुम मूवी देखोगे ना, तो उसके अंदर भी जो अकबर था उसने बोला था कि या तो युद्ध करेंगे हम, तुम्हें तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, या फिर तुम हमारे अंडर में आ जाओ, हमारे अधीन मतलब हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लो। अथॉरिटी मतलब होता है किसी का अधिकार, एक तरह से मतलब हमारे अधिकार, हमारे अंडर में आ जाओ, कहने का मतलब ये। तो कुछ रूलर्स तो मतलब ज्वाइंट हो गए वॉलंटरली, वॉलंटरली मतलब इच्छा से, खुद की इच्छा से ही, कि ठीक है वो मुगल सम्राट, हम तो तुम्हारे अंडर में आ जाते हैं, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमारे सैनिक मरेंगे फालतू में, लोगों को परेशानी होगी, तो हम तुम्हारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high, मतलब जो राजपूत थे वो हो गए थे, इनके अंडर में चले गए थे, और कई राजपूतों ने अपनी डॉटर्स की शादी कर दी थी मुगल फैमिलीज के अंदर, एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। तो शादी कर दी बेटी की वहां पे, तो उनको हाई पोजीशन भी मिल गई थी, मतलब उनको भी कि अच्छा तुम इस जगह पे राज कर लो, चलो तुम यहाँ राज कर लो, ऐसे उनको हाई पोजीशन भी प्राप्त, रिसीव करना मतलब प्राप्त होना, मिलना। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, रेजिस्ट करना मतलब काफियों ने तो रेजिस्ट भी कर दिया था, मना कर दिया था काफियों ने कि हम तो तुम्हारे अंडर में नहीं आएंगे, हम तो राजपूत हैं, हम झुकेंगे नहीं, सर कटवा लेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, काफियों ने रेजिस्ट किया, रेजिस्ट करना मतलब एक तरह से विरोध करना, मना करना, कुछ भी कह सकते हो, यहाँ से लिख भी लो उसको। To try to stop something happening or to stop somebody from doing something, to fight back ये अपने वाला, to fight back against something मतलब विरोध करना, कि हम तो तुम्हारे अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम तुम्हारे अंडर में नहीं आएंगे। कुछ घटित होने से या किसी काम को कुछ, किसी को कुछ करने से रोकने की कोशिश करना, व्यक्ति या वस्तु का प्रतिरोध या विरोध करना। सिंपल सा लिख लो, विरोध करना, इंग्लिश में लिख लो टू फाइट बैक अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ एक तरह से वापस से लड़ना, मतलब उसका विरोध करना।
तो इन्होंने रेजिस्ट कर दिया, जो मैनी रूलर्स, मैनी मतलब काफियों ने रेजिस्ट भी कर दिया। काफियों ने तो एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बेटी से शादी करवा दी, और खुद को बड़ी बड़ी पोजीशन मिल गई उन राजाओं को, क्योंकि बेटी की शादी भी कर दी वहां पे, तो फिर और कुछ ने मना कर दिया। The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Long time मतलब लंबे समय के लिए। ये जो था सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज कर देना, मना कर देना साफ, कि हम तुम्हारी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिफ्यूज करना, मना कर दिया। तो सिसोदिया राजपूत जो कि मेवाड़ के थे, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया इन्होंने लंबे समय तक के लिए, मतलब मना करते गए, मना करते गए। बार बार भेजा हुआ कि कर लो, एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तुम युद्ध ही कर लो। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. Given their lands, Wotton back as assignment, Wotton Jagir, the careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequences of this insult? तो भाग गया था ना शिवाजी फिर। देखो क्या हुआ था, हाँ वापस से बताती हूँ सारा। कहाँ थे? सिसोदिया राजपूत ने रिफ्यूज कर दिया था उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए लंबे समय, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने मना कर दिया था सिसोदिया राजपूत ने। वंस डिफीटेड हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड, एक बार मतलब हरा दिए गए, सिसोदिया राजपूत को हरा दिया गया था। उसके बाद भी मुगल्स ने उनको ऑनरेबली ट्रीट किया। हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, मुगल्स के द्वारा, बाय मतलब किसी के द्वारा, तो मुगल्स के द्वारा ये ट्रीटेड, ट्रीटेड किए जाना मतलब बर्ताव करना उसके साथ में। तो उनके साथ में ऑनरेबली ट्रीट किया गया उनको, मतलब ऑनरेबली मतलब अच्छे से व्यवहार किया गया, बर्ताव किया गया उनके साथ में। हराने के बाद भी उनको उनकी जमीनें वापस दे दी गई। गिवन देयर लैंड्स बैक, जो उनकी जमीनें थी वो वापस दे दी गई एज असाइनमेंट के तौर पे, मतलब वापस दे दी हो। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग, मतलब एक बैलेंस बना रखा था कि हमने हराया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ह्यूमिलिएट करें। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को एक तरह से परेशान करना, तंग करना। ह्यूमिलिएट का मतलब ये होता है किसी की इंसल्ट करना। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी की इंसल्ट करना। हम्म, किसी को नीचा दिखाना मतलब उसकी इंसल्ट करना एक तरह से। टू मेक समबडी फील वेरी एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड मतलब वही होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड व्हेन द टीचर लाफ्ड एट माय वर्क, जब टीचर मेरे काम पे हंसी कि मैंने क्या काम किया है, वो मेरे काम पे हंसी, तो मैं बहुत ही अपमानित महसूस किया मैंने, मतलब बहुत ही ह्यूमिलिएट महसूस करना मतलब अपमानित महसूस करना। तो ह्यूमिलिएट, हराने का मतलब ये नहीं कि वो उनको नीचा दिखाएंगे, उनको ह्यूमिलिएट करेंगे, अपमानित करेंगे उनको, तो ये लोग ऐसा नहीं करते थे। फिर देखो, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट इनेबल्स द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड chieftains। तो ये जो बैलेंस मतलब होता है सावधानी से, ये जो बैलेंस बना रखा था इसके बीच में, डिफीटिंग हराने के बीच में, और ह्यूमिलिएट करना ओपोनेंट को, मतलब जो अपना विरोधी होता है, अपन से जो लड़ाई कर रहा है उसको अपन ओपोनेंट बोलते हैं, अपना विरोधी ना, ओपोनेंट। नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट मतलब हराना और ह्यूमिलिएट करना, इसके बीच में बैलेंस कर रखा था कि हम उन्हें हराया है, हम ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं। हराया है ठीक है, हमने ह्यूमिलिएट नहीं किया, ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे मतलब उसको नीचा नहीं दिखा रहे।
ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट इनेबल्ड द मुगल्स। तो इससे क्या हुआ कि ये लोग ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, तो मुगल्स को एक तरह से एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी, बहुत सारे जो किंग्स और जो मुखिया थे, चीफटन्स थे, उनके ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया मुगल्स ने कि भाई हाँ मतलब ये लोग ह्यूमिलिएट तो नहीं करेंगे तो हम इनके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, पर ये नीचा नहीं दिखाएंगे, हमको तंग नहीं करेंगे, तो क्या दिक्कत है, इनके अथॉरिटी को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी अथॉरिटी, चले जाते हैं इनके अंडर में, ह्यूमिलिएट थोड़ी करना है हमें। तो जैसे कोई अपन को नीचा दिखाए कि तुम तो मेरे नौकर हो, नौकर की तरह काम करो चुपचाप, तो अपन को ऐसा लगेगा ना कि भाई इसके काम ही नहीं करना मुझे, तो उसके नीचे ठीक है मैं कुछ और कर लेता हूँ, कर लेता हूँ ऐसे। तो ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, तो इस वजह से मुगल्स ने अपना मतलब इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव जमा लिया था किंग्स और चीफ्टन्स के ऊपर। एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, अपना जो इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस मतलब किसी को प्रभावित करना, अपना जो प्रभाव था ये इन्होंने बढ़ा लिया था इसके ऊपर, किंग्स और चीफ्टन्स जो मुखिया थे उनके ऊपर अपना प्रभाव बढ़ा लिया कि हाँ भाई ये लोग ह्यूमिलिएट तो नहीं करेंगे, तो हम इनके अंडर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन इस बैलेंस को रखना वो डिफिकल्ट था, क्योंकि अपने जो नीचे होता है उसको कभी ना कभी तो फटकार के बोल ही देते हैं, कभी कभी तो गुस्सा आ ही जाता है और अपन उसको फटकार लगा ही देते हैं, हमेशा मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाए लोग, जैसे औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने इंसल्ट की शिवाजी की, शिवाजी को एक बार हरा दिया औरंगजेब ने, ऊपर लिखा था ना कि शिवाजी को डिफीट कर दिया औरंगजेब ने, तो शिवाजी को हरा दिया एक बार, तो उसने इंसल्ट कर दी, तो उसने क्या किया, औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, तो शिवाजी आगरा से भाग गया था ना, फिर वहां से चला गया था वो आगरा से, वो उसके अंडर में रहा नहीं फिर। तो औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब शिवाजी मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आए कि ठीक है मुझे स्वीकार है तुम्हारी अथॉरिटी, मैं तुम्हारे मतलब अथॉरिटी को स्वीकार कर लेता हूँ, तो फिर औरंगजेब ने उसकी इंसल्ट कर दी होगी कि तुम तो मराठा हो और मराठे तो किसी के आगे झुकते नहीं, और ऐसे वैसे कुछ जो भी कहा होगा गलत सलत कुछ, तो वो वहां से चले गए शिवाजी, फिर आगरा को छोड़ के चले गए वो, और उन्होंने बोला मैं इंडिपेंडेंट किंग हूँ, मैं मतलब किसी के भी अंडर में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट किंग हूँ, शिवाजी ने ऐसा बोला। और शिवाजी ने मुगल्स के अगेंस्ट में कैंपेन भी जारी रखे। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट, इस इंसल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमको परिणाम मिलता है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे, उसके जो परिणाम होंगे वो अच्छे आएंगे, रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे, बुरा काम करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उसके परिणाम होंगे वो बुरे आएंगे, वो तो होना ही है, ठीक है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट, कोई काम करने के कॉन्सिक्वेंस। तो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट, का क्या परिणाम रहा, वहां से शिवाजी चले गए, आगरा को छोड़ के चले गए शिवाजी, और वो इंडिपेंडेंट किंग उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया, और उन्होंने मतलब मुगल्स के अगेंस्ट में कैंपेन्स भी रिज्यूम कर दिया, अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, तो ये इनके बारे में पढ़ेंगे, मनसबदार और जागीरदार के बारे में, कितना बड़ा है ये। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, एक्सपेंड मतलब विस्तार हो जाना, फैल जाना, जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, जो मतलब राज्य था राजा का, वो एक्सपेंड हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था, बहुत विस्तार में हो गया था, फैल गया था बहुत, एक्सपेंड हो जाना किसी चीज का, फैल जाना या विस्तृत हो जाना। एज द एम्पायर, एम्पायर जो साम्राज्य जब एक्सपेंड हुआ टू encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people। encompass का मतलब लिखो एक बार यहाँ से, encompass मतलब सराउंड एंड हैव और होल्ड विद, मतलब सराउंड मतलब चारों तरफ, सराउंड का मतलब होता है किसी को घेर लेना, कवर कर लेना,
एम्ब्रेस मतलब किसी को गले लगा लेना, एक तरह गले लगाते हैं जब भी अपन पूरा कवर कर लेते हैं ना उसको। सराउंड मतलब एक तरह से घेर लेना, कवर कर लेना, एनक्लोज पूरा उसको, रिंग मतलब बंद कर लेना, वही है मतलब घेर लेना। एन इन सर्कल, इन सर्कल भी वही होता है, ठीक है। तो किसी को स्कर्ट बाउंड, इनकम्पास मतलब सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, मतलब किसी चीज के अंदर अंदर होना, किसी को घेर लेना एक तरह से। तो यहाँ क्या है, एज द एम्पायर एक्सपैंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। तो जैसे जैसे एम्पायर एक्सपैंड हुआ टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन, मतलब जो डिफरेंट अलग अलग जो रीजन थे, जो क्षेत्र थे अलग अलग, वो उसके अंदर आ गए, इनकम्पास हो गए मतलब उसके अंदर आ गए। तो एज द जैसे एम्पायर एक्सपैंड हुआ, फैला, तो जो भी डिफरेंट रीजन्स थे वो इनकम्पास हुए, वो आ गए उस क्षेत्र के अंदर। तो मुगल्स ने क्या किया, द मुगल्स रिक्रूटेड, रिक्रूट मतलब भर्ती करना, जैसे नौकरी के लिए भर्ती करते हैं ना, रिक्रूटेड, ठीक है, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं रिक्रूट। रिक्रूट मतलब भर्ती करना। तो द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज, डाइवर्स मतलब होते हैं अलग अलग, विभिन्न प्रकार के लोग जो है उनको डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विभिन्न, डिफरेंस मतलब एक तरह से। जैसे डाइवर्सिटी, लोगों अपने इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है ना लोगों के बीच में, डाइवर्सिटी कैसे है, उनकी लैंग्वेज अलग है लोगों की, लोगों का पहनावा अलग है, ठीक है, उनके त्योहार कस्टम रीति रिवाज है ना काफी। तो डाइवर्स मतलब विभिन्न, उनके लिए यूज किया जाता है। द मुगल्स, तो मुगल्स ने भर्ती किए, रिक्रूट किए डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया, भर्ती किया, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ Turkish nobles, Turanish. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdar. मतलब इतनी बड़ी जमीन है, तो अब इस जमीन पे मतलब कोई ना कोई देख रेख वाला चाहिए ना, जमीन को देख रेख करने के लिए। तो उन्होंने अलग अलग डिफरेंट, उन्होंने क्या किया, डाइवर्स बॉडीज की का रिक्रूटमेंट किया, मतलब अलग अलग लोगों को लिया। जैसे डाइवर्स में कौन आ गए, जैसे अफगान, राजपूत, मराठास, डाइवर्स हो गए ना, मतलब विभिन्न 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 जातियों के या विभिन्न समुदाय के लोगों को। तो किस किस को लिया इन्होंने, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड, मतलब तुर्किश नोबल्स को लिया और ईरानियन को भी इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना। तो ईरानियंस को भी ले लिया, इंडियन मुस्लिम्स को भी ले लिया, अफगान्स को भी ले लिया, राजपूत को ले लिया, मराठास को ले लिया, और इन सबको मतलब जमीन बांट दी कि तुम इस जमीन की देख रेख करोगे, तुम इसकी। अदर ग्रुप्स, और भी अदर ग्रुप्स थे काफी, उनको भी ले लिया। दोज हु जॉइंट, हाँ देखने के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए तो। हाँ, जमीन का ध्यान रखने के लिए, मतलब जमीन उनको अपॉइंट करती है कि तुम इस जमीन का ध्यान रखोगे, टैक्स वैक्स कलेक्ट करना, जो भी, मतलब उनको काम दे दिए गए कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे। तो दोज हु जॉइंड मुगल सर्विसेज, जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लिया था, मतलब कि हाँ भाई हम तुम्हारे ज्वाइन कर रहे हैं, हम तुमको, लड़ाई मत करना। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, तो उनको मनसबदार की मतलब पोजीशन दे दी गई। जिन्होंने भी मुगल सर्विस को ज्वाइन किया उनको मनसबदार की पोजीशन दे दी गई। एनरोल करना मतलब भर्ती, एक तरह से जैसे अपन स्कूल में बच्चे को एनरोल करवाते हैं, ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर भी होता है अपना। अपन कॉलेज में जाते हैं तो एनरोल करना मतलब स्कूल में भर्ती होना। रिक्रूट तो होता है जॉब्स के लिए हम यूज करते हैं। चलो एनरोल का ऐसे लिख लो, एनरोल मतलब जैसे स्कूल में अपन एनरोल होने होने के लिए, ऐसे इसके लिए यूज किया जाता है एनरोल। एनरोल, enroll means to become or to make somebody a member of a club or school etc. संस्था आदि का सदस्य बनना, बनाना, स्कूल आदि में भर्ती होना या करना, भर्ती होना। देखो ये स्कूल्स के लिए यूज करते हैं अपन, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, कोई ट्यूशन हो गया, कोई डांस क्लासेस हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह की मतलब क्लासेस जो अपन लेते हैं कोई सी भी, तो उसके लिए हम एनरोल यूज कर सकते हैं कि एनरोल योर चाइल्ड फॉर दीज क्लासेस, इस तरह से लिखते हैं ना अपन कि दे एनरोल्ड 100 न्यू स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने 100 नए बच्चों को एनरोल किया, भर्ती किया स्कूल के अंदर, मतलब एडमिशन लिया उनका।
आई हैव एनरोल्ड ऑन एन इटालियन कोर्स, मैंने एक इटालियन कोर्स के लिए एनरोल किया है, मतलब इटालियन इटालियन सिखाते होंगे उसमें इटालियन कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इटालियन कोर्स के लिए मैंने एनरोल किया है खुद को, मतलब मैंने भर्ती कर लिया अपने आप को, मतलब ज्वाइन कर लिया मैंने, मतलब मैं उसका सदस्य बन गया हूँ ऐसे। तो एनरोल्ड एज, तो मनसबदार की दे दी जाती थी पोजीशन, तो उनको मनसबदार के लिए भर्ती कर लिया जाता था। द टर्म मनसबदार, अब मनसबदार होता क्या है, क्या काम करता है, वो बताएंगे यहाँ पे। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब, जिसके पास में मनसब होता हो। अब मनसब क्या होता है ये भी बताएंगे। मीनिंग अ पोजीशन रैंक, मतलब मनसब का मतलब उसकी कोई ना कोई पोजीशन है, कोई ना कोई रैंक है उसकी, ठीक है। मतलब कुछ भी काम संभालने के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, गवर्नर बना दिया, ये जैसे पोजीशन होते होंगे इनकी, वजह से अभी अपनी पोजीशन होती है ना कि ये आरएस ऑफिसर है, फिर उसके नीचे ये है, फिर उसके नीचे ये ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होती है ना। तो या रैंक्स कह सकते हो, जैसे कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, फिर एसआई हो गया, फिर उसके ऊपर इंस्पेक्टर हो गया, ऐसे पोजीशंस। तो इनके टाइम में भी पोजीशंस होती थी ऊपर से नीचे। तो द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु, इंडिविजुअल मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए अपन बोलते हैं कि मनसबदार का मतलब है, रेफर मतलब हुआ टू एन इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो होल्ड्स अ मनसब, जिसके पास में कोई पोजीशन हो या रैंक हो। तो वो सौरभ, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं देखो, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना क्वेश्चन उनके अंदर। तो मनसब का क्या मतलब होता है, मनसब का मतलब पोजीशन, कोई रैंक, या तो कोई पोजीशन या तो कोई रैंक, ठीक है, मतलब कोई पद, मनसब बोलते हैं। और उस पद पे बैठने वाले इंसान को मनसबदार। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इनको ध्यान रखना है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स, ये ग्रेडिंग सिस्टम था। ग्रेडिंग जैसे अपना ABCDE, सबसे ऊपर ये बैठेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल्स ने, मतलब बाय द मुगल्स के द्वारा यूज किया गया था ये। टू फिक्स, क्या फिक्स करने के लिए, रैंक फिक्स करने के लिए, कि इसकी रैंक ये है, ये रैंक मतलब उसकी पोजीशन, उसका औहदा, ठीक है। जैसे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की रैंक, सब इंस्पेक्टर की रैंक, इंस्पेक्टर की रैंक, उसके ऊपर जो भी है SDM है उसकी रैंक। तो रैंक मतलब उसकी क्या रैंक है, क्या पोजीशन है। रैंक एंड सैलरी, सेकंड सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रैंक के हिसाब से सैलरी होते हैं ना, जो हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी अच्छी सैलरी होती है, जो नीचे होते हैं उनकी कम 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 सैलरी होती है। और मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इन सब के लिए इन्होंने ये पोजीशंस फिक्स की थी। टू फिक्स, ताकि रैंक पता चल जाए कि इस इंसान की ये रैंक है, इसकी ये सैलरी, और मिलिट्री में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, टिक कर लेना इसको। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जेट। जाट जो नाम है, ये एक वैल्यू है, जाट एक वैल्यू है। जैसे 5,000 जाट, ये हो गया ना। नॉबल्स विद अ जेट ऑफ 5,000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1,000। के पास 5,000 जेट ऑफ 5,000, 5,000 जेट है ना जिनके पास में, तो उनकी रैंक क्या है, हाइयर है। जैसे रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू जाट, ये जाट, क्योंकि जाट फिर वो कास्ट आ जाती है। तो जाट न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके रैंक और सैलरी इसके द्वारा डिटरमाइन की जाती थी, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा। द हाइयर द जेट, जेट जितना हाइयर होगा, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो प्रेस्टिजियस होगी। प्रेस्टिजियस मतलब एक तरह से सम्मान की जॉब, बहुत ही यहाँ से प्रतिष्ठा, क्या चीज का लिखा, रेस्पेक्ट देखो मतलब सम्मान, उसका जो सम्मान होगा वो ज्यादा होगा। द रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन दैट पीपल फील फॉर अ पर्सन बिकॉज ही शी हैज
a high social position or has been very successful। कितना होगा बस, अपन आज इतना ही करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे बस। इसका मतलब सौरभ, प्रेस्टिजियस मतलब, प्रेस्टीज मतलब द रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन दैट पीपल फील फॉर अ पर्सन बिकॉज ही शी हैज अ हायर सोशल पोजीशन और हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, तो उसके लिए अपना सम्मान रहता है ना कि हाँ वाह ये आईएएस ऑफिसर है, कितना इंटेलिजेंट है, ये सब ऐसे। तो उच्च सामाजिक पद पर स्थित या अत्यंत सफल रहे व्यक्ति के प्रति आदर, या तो वो उच्च पद पर स्थित है या फिर वो अत्यंत सफल है, सक्सेसफुल पर्सन है, तो उसके लिए अपना रेस्पेक्ट, उसके लिए अपनी प्रशंसा, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा का भाव, प्रेस्टीज मतलब सम्मान या प्रशंसा, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। द हाइयर द जेड, जेड जितना ऊंचा होता था, मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन। तो नोबल की जो पोजीशन होती थी, जो इंसान की पोजीशन होती थी, वो उतनी ही सम्मानीय होती थी। एंड द लार्जर हिज सैलरी, और उसकी सैलरी भी, पोजीशन भी सम्मानीय होती थी और उसकी सैलरी भी ज्यादा होती थी। तो जेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज जेट, तो ये लिखना है कि जेट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यहाँ से लिख देना, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जेट, ये ऐसे ऐसा लिख देना चाहिए यहाँ से यहाँ। ये एक तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके द्वारा किसी भी इंसान की सैलरी और उसकी रैंक को डिटरमाइन किया जाता था। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है सौरभ, अभी